तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर, है ना। ऑडिट तो हम बहुत सारी चीजें वीडियो बना चुके हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें फाइनेंशियल समझ में आनी चाहिए ना कि फाइनेंशियल किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, किस तरीके से मतलब किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, उसके अंदर पी एंड एल में क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो कुछ थोड़ी सी लंबी रहेगी, 40 मिनट के अराउंड की वीडियो है, लेकिन मेरे को आशा है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके मतलब बेसिकली मैंने एक एलआर को कवर करा है, उसके अंदर लिमिटेड रिव्यू को कवर करा है। तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं ना उस एक चीजों को लेकर कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है, पीएनएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, किस तरीके से आइटम शो होते हैं, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर आपको समझ में आने लगेगी। और आपको एक एलआर का लिमिटेड रिव्यू का पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी लिमिटेड रिव्यू के ऊपर, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो उसका मतलब ये समझिए उसका सेकंड पार्ट है, तो उसके अंदर सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन करी है। और जो भी एक फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होता है वो क्या क्या चीजें देखता है, उसका भी क्या पर्सपेक्टिव रहता है, उस चीज को भी इस वीडियो के अंदर कवर करा है। मतलब ये दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर होल ऑफ योर लाइफ, नॉट फॉर योर स्टडीज। अगर आप कभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल किस तरीके से देखने चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस करा जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम काफी कुछ डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट जब लिस्टेड कंपनी के जब रिजल्ट इशू होते हैं तो हमें किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, कैसे रीड करना चाहिए, हमें मिलते कहां पर हैं वो, उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के अंदर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इट शुड बी नॉलेजेबल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आपको कोई भी जो रिजल्ट चाहिए, आपको कैसे रिजल्ट्स ढूंढने होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि इसके रिजल्ट आ गए, इस कंपनी के इशू हो गए, या मान लीजिए जिस दिन आने वाले हैं, तो आप सबसे पहले आप होना चाहते हैं कि जो सबसे पहले आप उस रिजल्ट को देखें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एनएससी की साइट पे आप चले जाइए, एनएससी इंडिया की। तो एनएससी इंडिया की साइट पे आप जाएंगे तो पहला जो लिंक आएगा आप इसी के ऊपर चले जाइए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे लिस्ट आ रहा है। लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे फाइनेंशियल रिजल्ट्स। फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो भी कंपनी के इशू हो रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं आपके सामने। बट आपको जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी का आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसकी स्पेसिफिक कंपनी का सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिलायंस का सर्च करना है तो रिलायंस जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस पे आप क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर इस कंपनी का रिलायंस के रिजल्ट्स आ गए। जो जो जब जब रिजल्ट इशू हुए हैं वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, आप देखेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए जो भी आपको कंपनी यहाँ पर आपको चाहिए, टाटा की चाहिए, आपको टीसीएस चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी, तो आपको टाटा कंसल्टेंसी यहाँ पे लिखनी होगी। और टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी ये आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि जो भी कंपनीज हैं जब जब रिजल्ट इशू हुए हैं वो सारी यहाँ पर रिजल्ट्स आ गए हैं टाटा कंसल्टेंसी के। तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च, 31 दिसंबर, 31 सितंबर। तो इस तरीके से आज हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। एंजल ब्रोकिंग एक ब्रोकरेज हाउस है। एंजल ब्रोकिंग हम लेते हैं यहाँ पर। तो आपको एंजल ब्रोकिंग के लिए आपको क्या करना है, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड में जाना है और उस पर जाते ही आपको क्लिक कर देना है जस्ट। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एंजल, ये 31 मार्च जो 2021 के इसके रिजल्ट पब्लिश हो गए हैं। आपको क्या करना है, ये जो लिंक देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आप यहाँ देखेंगे नो डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा, चाहे किसी की भी आप खोलेंगे फाइनेंशियल, आपके पास यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आ रहा होगा। तो डाउनलोड्स पे जाके क्लिक करिए। डाउनलोड्स पे जैसे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले इस तरीके से जिप फाइल बन जाएगी। तो जिप फाइल के अंदर आपका इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी। तो आप इसको ओपन कर लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आप देखेंगे आपके सामने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओपन हो गए हैं। और फाइनेंशियल रिजल्ट जो मेरे होते हैं इसके अंदर दो तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं मेरे पास। फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, मैं कहूं कि एक होते हैं स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन क्या होते हैं, कंसोलिडेटेड क्या होता है, सबसे पहले उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। स्टैंड अलोन यानी कि एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, आपने एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड के अंदर पैसा लगाया, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड की डिटेल्स यहाँ पे दी जाएगी स्टैंड अलोन के अंदर। अब एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड ने जो आपसे पैसा लिया या जो भी फर्दर कहीं से बोरिंग लिया, कुछ भी लिया, फर्दर उसने सब्सिडरीज के अंदर लगा दिया, फर्दर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं कोई कंपनी खोल दी। तो अब क्या होगा कि अगर उस कंपनी के अंदर एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड ने मोर देन 50% होल्ड कर रखे हैं तो उसको बोलते हैं हम सब्सिडरीज। अगर मेरे एक होता है एसोसिएट, एक होता है जॉइंट वेंचर, इनको कंसोलिडेट करने के बाद, उसके बाद कंसोलिडेट करने के बाद जब भी ये फिगर्स मर्ज करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन यानी कि जिसके अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट करा एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड, उसको बोलेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंजल ब्रोकिंग ने फर्दर
कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करा, सब्सिडीज के अंदर इन्वेस्ट करा, उनको मर्ज करने के बाद, उनके फाइनेंशियल को मर्ज करने के बाद उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में समझते हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें मिलती है हमें। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, एक होता है बैलेंस शीट, एक होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, अगेन मुझे चार चीजें मिलती है उसके अंदर, बट उसके अंदर मिलता है मेरे को एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक बैलेंस शीट, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक सेगमेंट रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर एक ऑडिटर रिपोर्ट और मिलती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी ऊपर के फिगर्स हैं वो ऑडिटेड है बाय ऑडिटर, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है उसने ऑडिट करा हुआ है, जो भी अपॉइंट हुई है, और वो अपनी ओपिनियन देती है कि जो इसके अंदर फाइनेंशियल के अंदर फिगर आ रही है वो सही है या गलत है। ठीक है, उनका ओपिनियन जाता है कि ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ऑडिटर रिपोर्ट। अगर ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है, कोई बता रखा है उन्होंने कि कुछ गड़बड़ है फाइनेंशियल के अंदर, तो हमें सबसे पहले वो चीजें हमें देखनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि ऑडिटर ने क्यों ऐसा बोला है। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको, जैसे मैंने बोला, तीन चीजें मिलेंगी, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो P&L की अगर मैं बात करूं, P&L क्या होता है? P&L मेरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो मेरा ड्यूरिंग द ईयर जो भी मेरा इनकम आई, जो भी मेरे खर्चे हुए, उसके माइनस, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो भी मेरा बचा वो बोला जाता है प्रॉफिट। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, नाम से पता चल रहा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। तो जो भी पूरे साल के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी मेरा खर्चा हुआ, या फिर जो भी मेरा पीरियड है, अगर 3 महीने का रिजल्ट है तो 3 महीने के अंदर देखेंगे, अगर 6 महीने का है तो 6 महीने, 9 महीने का है तो 9 महीने, और 12 महीने का है तो 12 महीने। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होते हैं, क्वार्टर बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, मतलब क्वार्टरली, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर P&L अकाउंट है मेरा, तो P&L अकाउंट जिस भी पीरियड का रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उस पीरियड तक के आपको खर्चे और इनकम उसके अंदर दिख जाएगी। इनकम माइनस कुछ भी जो भी खर्चे आपके हो रखे हैं वो आप करोगे तो क्या निकल के आएगा? आपका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसमें क्लियर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट क्या होती है? मेरी बैलेंस शीट होती है कि जो भी मैंने एज ऑन 31 मार्च या एज ऑन 30th, अगर मैं बात करूं 30th सितंबर, तो अगर अगर आपको बैलेंस शीट दिख रही है उसके अंदर, तो बैलेंस शीट अगर रिजल्ट्स के अंदर दिख रही है आपको, तो सबसे पहली चीज जो रिजल्ट्स के अंदर बैलेंस शीट होती है वो एज ऑन डेट होती है। यानी अगर मैं बोलूं 31 मार्च, तो बैलेंस शीट का मतलब ही यही है कि मेरा बैलेंस क्या खड़ा हुआ है 31 मार्च को। अगर मैं रिजल्ट्स के अंदर बैलेंस शीट दे रहा हूं 30 सितंबर की, तो 30 सितंबर को मेरा क्या बैलेंस खड़ा हुआ था ये मेरे को दिखाना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है बैलेंस शीट, P&L। उसके बाद मैं बात करूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मेरा? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि जो भी मेरी ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा आया, जो भी पैसा गया, उसका जो कैश फ्लो होता है वो मेरे को उसके अंदर रिप्रेजेंट करना होता है। अगर अब मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने कोई सेल करी, आपने कुछ सेल करा लेकिन आपको उसका पैसा नहीं मिला अभी तक, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाओगे क्योंकि आपने सेल कर दी, ठीक है, लेकिन उसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाओगे, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो पैसा हटाना पड़ेगा। आपने कोई खर्चा कर दिया लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाओगे, लेकिन आपको वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से हटाना पड़ेगा क्योंकि वो आपने उसकी कैश की पेमेंट अभी तक नहीं करी। ठीक है, उसके बाद बात आती है सेगमेंट रिजल्ट्स की। तो सेगमेंट रिजल्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है मेरा? मान लीजिए मैंने एक कंपनी के अंदर 10 बिजनेस कर रहा हूं, मान लीजिए मेरा ब्रोकरेज हाउस का ये बिजनेस है, मैं एडवाइजरी भी दे रहा हूं, मेरे और काफी सारे बिजनेस हैं, तो मेरे को सारे रिजल्ट, सारे सेगमेंट अलग अलग प्रेजेंट करने होते हैं कि इस सेगमेंट से मेरा कितना इनकम आई और कितना एक्सपेंडिचर आया, कितने मेरे असेट्स हैं एलोकेटेड, कितने मेरी लायबिलिटी है, वो सारी चीजें मेरे को अलग अलग रिप्रेजेंट करनी होती है मेरे सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर। सेगमेंट का मतलब यही है, अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरा आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसोल कंपनी का बना हुआ है। अब एंजल ब्रोकिंग का कंसोल ये प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, लेकिन मेरे को पता नहीं है एंजल ब्रोकिंग के अंदर कितने बिजनेस सेगमेंट्स हैं, है ना, कितने बिजनेस सेगमेंट है वो मेरे को नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ये आपका कंसोल सेगमेंट का, जितने भी उसके कंसोल सेगमेंट्स है एंजल ब्रोकिंग के, उसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स है। मुझे नहीं पता कि फर्दर क्या बाइफर्केशन है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? सेगमेंट रिजल्ट्स। तो आई होप आपको चारों के अंदर चीजें पता चली होंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है चारों का। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता है ड्यूरिंग द ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट होता है एज ऑन किसी भी डेट की बैलेंसेस क्या खड़े हुए हैं। कैश फ्लो होता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी कैश आया गया वो सारी उसकी डिटेल्स होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। चौथे नंबर पे होता है सेगमेंट रिजल्ट्स, जो भी मेरे सेगमेंट वाइज जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी इनकम होती है, बैलेंस असेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती है, वो सारी रिप्रेजेंट करनी होती है मेरे को सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर। उसके बाद एक चीज होती है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ओपिनियन देते हैं अपना कि
उनके हिसाब से जो फिगर्स आ रही हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। वो एक ओपिनियन जाता है उनका कि ये जो जितनी फिगर्स हैं ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो अपने बताएंगे कि किस वजह से नहीं है, क्या रीजंस हैं उसके, उस ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर बताएंगे। तो सारी चीजें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इस एक वीडियो के थ्रू, तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एंजल ब्रोकिंग का है वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रखा है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो जैसे मैंने बोला इनकम, आप देखेंगे यहाँ पे टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू माय प्रॉफिट, यही करा हुआ है। आप देखिए यहां पर, यहां पहले हम ईयर एंड की बात करते हैं, आपको मैं एक क्वार्टर एंड भी बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर एंड की। तो ईयर एंड में अगर आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, यहां पे मेरी टोटल इनकम माइनस ऑल माय टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू माय प्रॉफिट, नीचे वाली चीजें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बना हुआ है। अब आप देखेंगे टोटल इनकम को फर्दर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करा हुआ है। तो सबसे पहले आ जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आ जाता है अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, उसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी के मेजर बिजनेस है उससे इनकम जो आ रही है उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो इनकम जो मेरे को पैसा आ रहा है फ्रॉम अदर थिंग्स, लाइक मैंने एफडी के अंदर कुछ पैसा डाल दिया तो उससे कुछ इंटरेस्ट आ गया मेरे को, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मेरी अदर इनकम के अंदर आ जाती है। तो अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं, तो जैसे आप देखेंगे इंटरेस्ट इनकम, तो जैसे आपको पता ही है कि आपको ब्रोकरेज हाउस एक मार्जिन प्रोवाइड करता है। जब भी आप ट्रेड करते हैं, आपके पास फंड की कमी होती है, तो एक मार्जिन मनी प्रोवाइड करा जाता है ब्रोकरेज हाउस के थ्रू। तो उसके ऊपर क्या होता है कि आप जब भी वो पेमेंट के अंदर डिले करते हैं, तो 18% के हिसाब से जनरली वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो इसकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहां पर आ गई। जो भी एंजल ब्रोकिंग हाउस ने जो भी इंटरेस्ट इनकम आप लोगों से कमाई है, वो यहाँ पे पूरे साल के अंदर वो यहाँ पे डिटेल आ गई। उसके बाद फीस एंड कमीशन, जो भी आपसे कमीशन ली जा रही है, जो भी आपसे फीस ली जा रही है, यहाँ पे काफी सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे आपका ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ एडवाइजरी दी इन्होंने, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी फीस एंड कमीशन के अंदर। नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस, अब क्या होता है, जैसे ये आपका जो भी इनके पास पैसा होता है, जो भी फंड होता है, ये कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जनरली म्यूचुअल फंड्स के अंदर करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के जो भी गेन होगा वो यहाँ पे डाल रखा है इन्होंने। उसके बाद टोटल इनकम, अदर इनकम, जैसे मैंने बोला कि अदर जो भी इनकम होगी जो अदर देन बिजनेस है, वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, यानी कि जो भी बोरिंग जो इन्होंने ले रखी है, जो भी बोरिंग ले रखी है उसके ऊपर जो भी इनका इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फीस एंड कमीशन एक्सपेंसेस, अब क्या होता है आपको पता होगा, जैसे सब ब्रोकर्स होते हैं, कुछ सब ब्रोकर जो होते हैं, ये क्या करते हैं एंजल ब्रोकिंग वाले, कुछ सब ब्रोकर अपॉइंट कर लेते हैं, जैसे जो रेफरल फीस हो गई, या फिर जो एक तरीके से कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है जो भी सब ब्रोकर्स होते हैं, तो उसका खर्चा यहाँ पर आ गया है। उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी यहाँ पे बैड डेब्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ किसी को इन्होंने उधार दिया, एक तरीके से अभी आप ये समझिए, अभी हम समझेंगे बेसिकली, अभी कुछ लोगों को इन्होंने उधार दिया, तो उधार देने के बाद मान लीजिए उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, तो वो बैड डेब्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यहाँ पर जो भी इनके लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनके लिए, जो एम्प्लॉयज हैं, उसके यहाँ पे खर्चे आ जाएंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट, ये क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए मेरे जो फिक्स सेट्स होते हैं, यानी कि मान लीजिए चेयर है, कुर्सी है, एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं वहां पर, चेयर है, कुर्सी है, लैपटॉप है, बिल्डिंग है, उसका जो भी डेप्रिसिएशन है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग जैसे मैंने परचेज करी, तो क्या होता है कि वो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हिट करेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था, उसके अंदर सिर्फ कैश का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हिट करेगा मेरा बिल्डिंग जब मैंने परचेज करूंगा, लेकिन मेरा उसके अंदर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हिट नहीं करेगा जब मैं परचेज करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बिल्डिंग को एक ही साल के अंदर पूरा खर्चे में डाल दिया, तो सोचो क्या होगा। तो बेसिकली अगर मैंने बिल्डिंग को एक ही साल के अंदर खर्चे में डाल दिया, तो मेरा यहाँ पे लॉस बढ़ जाएगा उस साल में, जिस साल में मैंने बिल्डिंग परचेज करी। तो जनरली मैं क्या करता हूं, उस बिल्डिंग के खर्चे को मैं अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट के अंदर लाइव डिफाइन है कि बिल्डिंग की कितने साल होगी, लैपटॉप की कितने साल होगी, ऑफिस इक्विपमेंट की कितने साल होगी, एसी की कितने साल होगी, मोबाइल की कितने साल होगी, उसके अंदर हर असेट्स की लाइव डिफाइन है। तो उसके हिसाब से मैं चलूंगा, कंपनी एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। मान लीजिए मैंने बोला बिल्डिंग की लाइफ 30 साल की है, तो और उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, 3 करोड़ को 30 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 10 लाख, और 10 लाख हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डालता चलूंगा 30 साल तक। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि किस तरीके से चलता है, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ मैं 10 लाख रुपए डालता रहूंगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। बट ये डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड इंपेयरमेंट मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली मेरा कैश है ही नहीं, मतलब ये कैश फ्लो वाला आइटम है नहीं, तो मेरे को वहां पे इसको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझिए कैश फ्लो, इसका कुछ मूवमेंट हुई नहीं, तो इस कैश फ्लो से ये हटाना पड़ेगा मेरे को, आप ये समझिए अभी के लिए। उसके बाद मेरी बात आती है अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस के अंदर काफी सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे आपके एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया इनका, लीगल एंड प्रोफेशनल का काफी खर्चा होता होगा इनका, ठीक है। उसी तरीके से काफी सारे स्पॉन्सरशिप हो गई, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। कोई इंप्लॉय के टूर एंड ट्रैवल हो रहा है, तो वो सारी चीजें, जितने भी खर्चे आते हैं वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। जो ऊपर में नहीं आए वो सारे खर्चे यहाँ अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। जब इनको टोटल करोगे आप, तो टोटल एक्सपेंसेस निकल के आता है। उसके बाद मेरा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपने जो इनकम कमाई, जो भी पैसा आपके पास आया पूरे साल के अंदर, जो भी पूरा खर्चा करा आपने पूरे साल के अंदर, माइनस करने के बाद जो निकल के आया, इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद ऑब्वियसली आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। भले आप इंडिविजुअल है, कंपनीज है, एलएलपी है, गवर्नमेंट हर किसी से टैक्स लेती है। तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद आपको उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे करंट टैक्स, जो भी इस साल आप टैक्स पे करने वाले हैं, जो भी आपका पेबल बनेगा वो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ये मेरा पेबल है, ये मेरा अमाउंट पेबल है जो मेरे को गवर्नमेंट को आगे पे करना है। उसके बाद टैक्स फॉर अर्लियर ईयर, लास्ट ईयर के जो टैक्स है, मान लीजिए कोई डिमांड आ गई आपके पास, तो आपको वो टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक टैफर टैक्स होता है, एक एडजस्टमेंट होती है, ये इसके अंदर डीप में नहीं जाएंगे, ये कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कुछ एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस निकल के आ गया जो टैक्स का आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से एक्सपेंस माइनस करेंगे टैक्स का, जो मेरा निकल के आया, ये निकल के आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन फॉर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के लिए ये अमाउंट यूज करा जाता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर के लिए ये अमाउंट यूज करा जाता है मेरा, जिसका हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद आया कुछ ऐसे कुछ अनरियलाइज गेन्स होते हैं, जो यहाँ पे मेरे को उसका एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अनरियलाइज गेन जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई फॉरवर्ड लिया हुआ था, फॉरवर्ड या फ्यूचर मैंने लिया हुआ था, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसके अंदर जो अमाउंट है, मान लीजिए फॉरवर्ड या फ्यूचर्स है, उसका एमटीएम गेन या लॉस आया, उसको मेरे को यहाँ पे रिक्लासिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे रिक्लासिफाई करने के बाद उसके ऊपर मेरे को इनकम टैक्स निकालना पड़ेगा कि मेरा इनकम टैक्स कितना बनता है, उसका मेरे को टोटल करना पड़ेगा। इसमें से दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, इसको हम बोलते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकाला हुआ है। कैसे निकाला हुआ है, दिस 2903.97 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे फर्दर। अच्छा, आप देखेंगे अब कि यहाँ पर आप एक तो ईयर एंड आ रहा है और एक आता है क्वार्टर एंड। तो ईयर एंड में अगर आप देखेंगे, जो भी मेरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उसके अंदर कुछ क्वार्टर्स होते हैं, कुछ ईयर एंड होते हैं। तो ये रूल्स हैं कि आपको रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने होंगे। तो जो ईयर एंड होगा, आपको एक तो कंपैरिजन देना होगा बिटवीन 31 मार्च 2021 के अंदर जो भी आपका इनकम हुए, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, उसकी डिटेल देनी होगी। दूसरी आपको देनी होगी 31 मार्च 2020 पूरे उस साल के अंदर कितना इनकम हुआ, कितनी एक्सपेंडिचर हुआ, उसकी डिटेल देनी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वार्टर एंड, तो क्वार्टर एंड के अंदर आपको देनी पड़ेगी एक जो आपका करंट क्वार्टर है, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर है उसकी डिटेल देनी होगी। एक आपको देनी होगी दिसंबर क्वार्टर की डिटेल, एक आपको देनी होगी लास्ट क्वार्टर की डिटेल। मतलब अगर मैं बात करूं तो एक तो सब्सिक्वेंट क्वार्टर की देनी पड़ेगी, एक लास्ट प्रीवियस क्वार्टर की देनी पड़ेगी, और एक सब्सिक्वेंटली जो प्रीवियस ईयर का जो क्वार्टर था उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 क्वार्टर की आपको देनी पड़ेगी, और ये 2 साल, मतलब 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2020 का। सबसे अब इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं कि बेसिकली ऐसा करते क्यों। आप देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन क्यों देते हैं, उसका आपको ना लॉजिक समझ में आएगा। तो कंपैरेबल इसलिए देते हैं, आप देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी इंटरेस्ट इनकम इतनी बढ़ गई, मेरी ब्रोकरेज फीस कमीशन इतनी बढ़ गई। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको जैसे पता ही है कि ब्रोकरेज हाउस का जो भी मेरे ब्रोकरेज हाउस है, चाहे जो मर्जी आप उठा के देख लो, जीरोधा उठा के देख लो, आप स्टॉक्स उठा के देख लो, ग्रो उठा के देख लो, कोई भी आप ब्रोकरेज हाउस उठा के देख लो, उसकी इनकम इस साल बड़ी होगी। उसका रीजन सीधा सा ये है क्योंकि इस बार डीमेट अकाउंट ज्यादा खुले हैं, ज्यादा लोगों ने ट्रेड करा है, आप देख रहे हैं शेयर मार्केट कहाँ जा रही है। तो उस वजह से मुझे पहले से पता है कि शेयर मार्केट बड़ी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्रोकरेज जो फीस कमीशन है डबल हो गई है ऑलमोस्ट इनकी। तो डबल हो गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रीजन आपको पता है उसका कि रीजन किस लिए डबल हुई है। आप उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ गई इनकी, ठीक है। बाकी आप देखिए यहाँ पर आप फीस एंड कमीशन अगर आप देखेंगे तो फीस एंड कमीशन यहाँ पे इनकी जो ऑब्वियसली जब मेरी ईयरली ब्रोकरेज हाउस कमीशन बढ़ेगी तो मेरी जो सब ब्रोकर की जो कमीशन है वो भी यहाँ पे बढ़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट, इन्होंने एम्प्लॉय ज्यादा हायर करे, है ना। क्यों हायर करेंगे, क्योंकि रीजन है सीधा सा फंडा यही है कि
जैसे जैसे इनका बिजनेस बढ़ेगा तो इनको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि अदर एक्सपेंसेस भी इनके बढ़े हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑब्वियसली ड्यूरिंग द पीरियड इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराई थी, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस बढ़ी होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें पता है कि हाँ ये बड़ी होंगी, उस वजह से ये देखेंगे आप यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे जो ये जो अमाउंट है ये बढ़ता जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी बढ़ गया है। उसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि मेरा कमीशन जो है वो ज्यादा बढ़ी है, उतनी पेज से ये सारे एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े मेरे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डबल हो गए, लेकिन सारे एक्सपेंडिचर डबल थोड़ी हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। यहाँ पर आप देखेंगे अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट के ऊपर ये इम्पैक्ट आ गया। उसी तरीके से आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लास्ट इस साल जो क्वार्टर रहा है वो 521 मिलियन का मेरा क्वार्टर रहा है, और आप लास्ट टाइम देखेंगे तो मेरा 329.51 का क्वार्टर था। तो रीजन उसका सीधा से यही है क्योंकि मेरी लोग बढ़ गए, डीमैट अकाउंट खुल गए, तो मेरी कमीशन बढ़ गई है। तो उसके बाद ब्रोकरेज इंटरेस्ट बढ़ गया, सॉरी, ठीक है। उसके बाद मेरी ब्रोकरेज बढ़ गई है, यहाँ पर आप देखेंगे। बाकी की जो चीजें हैं यहाँ पर आप देखेंगे, आप खुद से ये एनालाइज कर सकते हैं इस बिजनेस को, जब आपको बिजनेस के बारे में पता होगा। जैसे मैंने एंजल ब्रोकिंग का इसलिए उठाया था क्योंकि ये बिजनेस सबके साथ फैमिलियर है, तो ब्रोकरेज हाउस का बिजनेस सबके साथ फैमिलियर है, तो आपको आइडिया है कि हाँ यार क्यों हो रही है चीजें। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के बाद हमारा आ रहा है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डे का बैलेंस, तो अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 को मेरा क्या बैलेंस है, 31 मार्च 2021 को खड़े हुए रात के 12 बजे कितना बैलेंस था मेरा, ठीक है। तो ये मैं इसको बोलता हूं मेरा एज ऑन डेट बैलेंस शीट, जब मैं इसको बोलता हूं बैलेंस शीट, जो मेरे बैलेंस है उसका बची हुई शीट, ठीक है। तो दो पार्ट से बनी होती है, एक होता है मेरा असेट्स, एक होता है मेरा लायबिलिटी एंड इक्विटीज, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं आप देखेंगे असेट्स का जो बैलेंस होता है वो मैच करता है विद माय लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप देखिए कहीं से भी आप जो पैसा उठाते हैं वो इसके अंदर आता है, जो आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करते हैं वो इसके अंदर आता है, ठीक है। आप जो पैसा उठा रहे हैं वो इसके अंदर आएगा लायबिलिटीज एंड इक्विटीज में, जो आपने फर्दर इन्वेस्ट करा वो यहां पर आएगा, जो आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ वो इसके अंदर चला जाएगा अदर इक्विटी के अंदर। तभी ये क्या होता है, आप वो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कहीं ना कहीं एसेट्स के अंदर तो जाएगा ही, या तो आपका कैश में पड़ा रहेगा, या इन्वेस्ट कर देंगे, या डिविडेंड बांट देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो ये दोनों बैलेंसेस होते हैं ये मैच करते हैं। तो जो लायबिलिटीज जैसे कि मान लीजिए कहीं से उधार ले लिया, बैंक से उधार ले लिया, कुछ बोरिंग ले ली, या तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटीज। इक्विटी जैसे मान लीजिए जो भी कंपनी के मालिक है उनसे जो भी पैसा लिया, जैसे आपको पता है एंजल ब्रोकिंग ने अभी शेयर इशू करे थे, आप लोगों से पैसा उठाया था, तो आप लोगों से पैसा उठाकर उसने कहां डाला होगा, इक्विटीज के अंदर, ठीक है। तो ये मेरे हो गए लायबिलिटीज एंड इक्विटी एंड असेट्स। तो ये जो भी पैसा मेरा उठता है वो कहां पे जाता है, या तो वो कहां पे जाता है, वो मेरा असेट्स के अंदर जाता है, या तो मेरा फाइनेंशियल असेट्स के अंदर जाएगा, नॉन फाइनेंशियल असेट्स के अंदर जाएगा, जिसके अंदर इस तरीके से बाइफर्केशन है। तो उसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है, जो भी पैसा आपके या तो कैश हाथ में पड़ा हुआ है, या बैंक के अंदर डिपॉजिट है, या फिर एफडी 3 महीने से नीचे की है, वो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आती है। तो आप देखेंगे इस टाइम इतनी थी 5764 मिलियन, लास्ट टाइम 5899 मिलियन, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद मैं बात करूं कि 3 महीने से ऊपर की एफडी है लेकिन 12 महीने से नीचे की एफडी है, तो वो कहां पर आती है, मेरी बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये एंजल ब्रोकिंग ने आप देखेंगे कितने की करा रखी है, 12,746 मिलियन की, ठीक है। इतने की क्यों जरूरत है इसको, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है, जैसे आपको क्या होता है कि जो भी मेरा ब्रोकरेज हाउस होता है उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं बेस मिनिमम कैपिटल। तो बेस मिनिमम कैपिटल के लिए उनको क्या करना पड़ता है कि एफडी करानी पड़ती है, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है अदर फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं ये, और मेरा जो एफडीज आ रही है 3 महीने से 12 महीने की, वो मेरी आ रही है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल को, अभी हम छोड़ते हैं, पहले हम बात करते हैं लोन्स के बारे में। तो जब भी आप ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जैसे हमने ऊपर डिस्कस भी करा था, तो एंजल ब्रोकिंग को एक इंटरेस्ट इनकम आ रही थी। जो इंटरेस्ट इनकम आ रही थी वो कैसे आ रही थी, क्योंकि आपको एंजल ब्रोकिंग ने एक लोन प्रोवाइड करा था, उसके बेसिस पे आपको वो आप एंजल ब्रोकिंग ने वो इनकम जनरेट करी थी, जो कि आपसे डिले, जितना भी पीरियड डिले होता रहता है उसके बेसिस पे एंजल ब्रोकिंग लेता रहता है कुछ अमाउंट। तो ये जो लोन का अमाउंट आ रहा है ये वही अमाउंट है जो एंजल ब्रोकिंग ने आपको दिया फॉर द पर्पस ऑफ मार्जिन मनी, उसके पास एक्सपोजर के लिए। तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर आता है आपका 10,632, जो कि अमाउंट यहाँ पर आ रहा है इस वक्त। उसके बाद में बात करूं इन्वेस्टमेंट, तो क्या है कि एंजल ब्रोकिंग को, आपने एंजल ब्रोकिंग को पैसा दिया, एंजल ब्रोकिंग ने क्या करती है, फर्दर कहीं इन्वेस्ट कर देती है अपनी सब्सिडरीज के अंदर, कहीं अपने बिजनेसेस के अंदर, डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है मेरी 8.29 करोड़ की, यानी कि 829 मिलियन की 82 करोड़ की, यानी कि 829 मिलियन की। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट
यहाँ पे मेरा आ रहा है करंट टैक्स एसेट्स, यानी कि मान लीजिए आपका अगर टैक्स अमाउंट ज्यादा है आपके पेबल से तो वो यहाँ पर आता है। इस साल कुछ नहीं है, इसका मतलब इस बार पेबल ज्यादा होगा मेरा रिसीवेबल से। मतलब मान लीजिए आपने टैक्स कम पे करा और अभी पेबल है, आपको पे करना है अभी 31 मार्च के बाद भी, तो वो आप पेबल के अंदर दिखाओगे। अब लास्ट ईयर देखेंगे आप 38 लाख तो 38 मिलियन ज्यादा आ रहा था। 38 मिलियन इसलिए ज्यादा आ रहा था क्योंकि हो सकता है कि पेबल मेरा कम बन रहा हो, मैंने ऑलरेडी टैक्स ज्यादा पे कर दिया हो, तो गवर्नमेंट से मेरा रिसीवेबल था। उसके बाद आप देखेंगे डेफर्ड टैक्स असेट्स आ रहा है। डेफर्ड टैक्स असेट्स कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग एंट्रीज है, एडजस्टमेंट एंट्रीज है और कुछ नहीं है ये। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने हेल्ड कर रखी है, वो यहाँ पर आ जाती है मेरी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर वो अमाउंट आता है जो भी आपके फिक्स असेट्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं फॉर योर बिजनेस, जैसे बिल्डिंग हो गई, आपके ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, लैपटॉप हो गए, जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो आप मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज बना रहे हैं जो इंटेंजिबल है लेकिन उसका फ्यूचर के अंदर आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, एंजल ब्रोकिंग का सॉफ्टवेयर है, तो ये देखेंगे इंटेंजिबल असेट जैसे आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी मेरे सॉफ्टवेयर है, जो भी मेरे इंटेंजिबल, जो भी मेरे असेट्स हैं, इंटेंजिबल जो दिखते नहीं है, इंटेंजिबल का मतलब है जो दिखते नहीं है, तो नहीं दिखने वाले जो मेरे असेट्स हैं वो सारे इंटेंजिबल असेट्स के अंदर आते हैं। तो जो भी मैं ऐसा असेट्स क्रिएट कर रहा हूं तो वो यहाँ पर आएगा मेरा इंटेंजिबल असेट्स के अंदर। राइट ऑफ यूज असेट्स यहाँ पर आ रहा है, ये बेसिकली एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, सिर्फ इंडिया की एडजस्टमेंट है, तो इसके अंदर इसको छोड़ दीजिए। अदर नॉन फाइनेंशियल असेट्स, जैसे कि मान लीजिए आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं कुछ। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपने एक एंटीवायरस परचेस करा जो कि 365 दिन के लिए वैलिड था। अब 31 मार्च तक उसमें सिर्फ आपके 200 दिन हुए, अभी 165 दिन आपके नहीं हुए। 165 दिन जो आपके नहीं हुए, जो अभी अभी आप यूटिलाइज कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, उसका आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसको आप प्रीपेड एक्सपेंस में ले जाओगे और ये दिखाओगे कि आप फर्दर फ्यूचर के अंदर उसको आप एक्सपेंस ऑफ कर सकते हो। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो मेरा बनता है वो सिर्फ 1 साल का बनता है, जो भी मेरे खर्चे आते हैं उसके अंदर वो पर्टिकुलर उस पीरियड के आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट के अंदर एक अदर एक्सपेंसेस नाम की एक अमाउंट आ रहा था, अदर एक्सपेंसेस आ रहा था, तो अदर एक्सपेंस के अंदर मैं सिर्फ उतना ही लेकर जाऊंगा जितना मेरा उस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करता है। तो जैसे मान लीजिए आपका 365 दिन का पीरियड है, तो 365 दिन में से सिर्फ जो 200 दिन मैंने यूटिलाइज करा एंटीवायरस को, मैं सिर्फ वहां पे लेकर जाऊंगा, तो वो सारे मेरे अदर नॉन फाइनेंशियल असेट्स के अंदर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एडवांस टू वेंडर दे रखा है या फिर आपने एडवांस टू एम्प्लॉइज दिया हुआ है, जो भी ऊपर चीजें नहीं आई वो सारी मेरी अदर नॉन फाइनेंशियल असेट्स के अंदर आ जाएंगी। तो लास्ट जो हमारा रह गया था एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, जिसके साथ भी आप ट्रेड कर रहे हो, अपना ऑपरेटिंग बिजनेस कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी मेरा रिसीवेबल्स होता है, जिससे भी पैसा लेना है, वो मेरा आता है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, एक्सेप्ट लोन्स। जो मैंने लोन्स दिया हुआ है एज अ मार्जिन मनी, उसके अलावा जो भी मेरे को रिसीवेबल होगा वो सारा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जो भी ट्रांजैक्शन करी ड्यूरिंग द पीरियड, तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी ड्यूरिंग द पीरियड, अब क्या होगा कि कुछ पैसे ऐसे होंगे जो जो आपके जो ब्रोकरेज हाउस है, अब क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी तो ऐसे कुछ पैसे होंगे जो आपके ब्रोकरेज हाउस को फर्दर लेने होंगे। मतलब आपने जैसे मान लीजिए कोई सेल की ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी, तो सेल की जब ट्रांजैक्शन आपने एग्जीक्यूट करी तो कुछ ना कुछ पैसा आपके ब्रोकरेज हाउस को देना है। आपको जो देना है उसको पैसा, उसको पहले एक्सचेंज से लेना होगा, एक्सचेंज से लेकर फिर वो आपको देगा, तो उसका जो पैसा होता है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है। तो आई होप आपको असेट्स कैटेगरी समझ में आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने लाइबिलिटीज कैटेगरी के अंदर, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। लाइबिलिटीज एंड इक्विटी जैसे मैंने बताया कि 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जो मेरा फंडिंग जो उठाते हैं लाइबिलिटीज के अंदर, जो बोरिंग की जो होती है वो सारी लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती है। अदर देन बोरिंग जो होती है, मेरा जो मालिकाना जो लोग होते हैं, मालिक जो लोग होते हैं, वो जो भी पैसे देता है वो मेरा इक्विटी के अंदर आ जाता है। तो लाइबिलिटीज के अंदर जैसे आप देखेंगे सबसे पहले तो बोरिंग, जैसे ट्रेड पेबल आ रहा है। ट्रेड पेबल यानी कि मैंने जो लोन उठाया हुआ है, जो मैंने ड्यूरिंग द पीरियड ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर जो भी मैंने पैसा लिया हुआ है, उसको मैं बोलता हूँ ट्रेड पेबल के अंदर। एक होता है एमएसएमई, एमएसएमई यानी कि जो छोटे उद्योगपति हैं उनसे जो भी पैसा उठाया उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और जो भी मेरे अदर देन एमएसएमईज हैं, जैसे जो भी अदर क्रेडिटर्स हो गए, वो उनका पैसा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जैसे आपने क्या करा है, जब भी आपका जो बैलेंस है, जो आपका बैलेंस है, मान लीजिए आपने पैसा डाला हुआ है अपने लेजर अकाउंट के अंदर, अपने स्टॉक अकाउंट के अंदर आपने पैसा डाला हुआ है, तो वो जो पैसा है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो पैसा है आपका, अब वो पैसा जो है वो जब तक आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, वो किसके पास उधार है, एंजल ब्रोकिंग के पास। तो वो जो उधार है वो कहीं ना कहीं तो उनको शो करना पड़ेगा ना अपने बैलेंस शीट के अंदर। जो वो पैसा उधार उनके पास पड़ा हुआ है, जो आपने फंडिंग डाली, उनके पास फंड डाला, वो जो उधार है वो यहाँ पे कहाँ पे शो करता है, ट्रेड पेबल के अंदर। उसके बाद बोरिंग, बैंक से जो बोरिंग ली वो यहाँ पर आ गई। उसके बाद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर देन दैट कुछ भी लाइबिलिटीज हैं वो मेरी वो यहाँ पर आ गई। जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटे मोटे कोई एक्सपेंसेस पेबल करे हुए हैं, जो छोटे मोटे खर्चे करे हुए हैं, उनका भी ड्यूज है, वो सारे यहाँ पर आ गए। उसके बाद करंट टैक्स लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर टैक्स करंट टैक्स असेट्स नहीं आ रहा था तो पेबल बन गया होगा, तो यहाँ पे पेबल आप देखेंगे यहाँ पर करंट टैक्स लाइबिलिटीज का पेबल बना हुआ है, और यहाँ पे लास्ट ईयर कुछ नहीं था।
उसी हिसाब से मेरे प्रोविजन जैसे मान लीजिए आपका जो ऐसे अमाउंट है जिसका बिल नहीं आया अभी तक लेकिन उसका प्रोविजन क्रिएट हुआ है, या फिर जिसका एक्सपेंडिचर जो आपको पता नहीं है फ्यूचर के अंदर कितना हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे ग्रेचुटी होता है, आपको पता होगा अगर कोई इंप्लॉय 5 साल के बाद छोड़ के जाता है तो उसको ग्रेचुटी का पेमेंट होती है, लेकिन मुझे क्या पता कितने इंप्लॉय छोड़ के जाने वाले हैं, मुझे अभी नहीं पता। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ प्रोविजन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बनाना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं मेरे बुक्स के अंदर वो शो करता रहे। तो ये प्रोविजन मेरा उस अमाउंट के अंदर होता है। तो अदर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, उसी तरीके से कोई छोटी मोटी जो लाइबिलिटीज है वो अदर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के अंदर आ जाती है। उसके बाद मैं बात करूं इक्विटी, तो सबसे पहले मेरी आती है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर वो अमाउंट आता है जो भी मेरी फेस वैल्यूज होती है, जो भी मेरी फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, उसकी डिटेल यहाँ पर आती है। आप देखेंगे यहाँ पर शेयर 719 से 818 हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता होगा ड्यूरिंग द ईयर एंजल ब्रोकिंग ने कुछ शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरी जो ये अमाउंट है 719 से वो हो गया 818। उसी की वजह से मेरा क्या हुआ, जो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस था, रिजर्व एंड सरप्लस अदर इक्विटी जिसको हम बोलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक तो प्रॉफिट का अमाउंट आता है और जो मेरा अमाउंट आता है वो आता है सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो जैसे आपको पता है कि आप जो फेस वैल्यू है वो तो 10 रुपए है, लेकिन जो बाकी जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम की तरह लिया गया है। तो एक तो यहाँ पे अदर इक्विटी में मेरा आगे सिक्योरिटी प्रीमियम जो भी आप लोगों से लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम लेने के बाद प्लस जो प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड हो गया इसके अंदर, जो कि ये अमाउंट यहाँ से ये अमाउंट बन गया। ठीक है, यहाँ से ये अमाउंट बन गया। ये जो आपको बताया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे बढ़ी, जब शेयर इशू हुए उससे मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। इससे क्या हुआ, आप देखेंगे मेरी टोटल असेट्स इक्वल टू माय टोटल लायबिलिटी बन गई। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो असेट्स का बैलेंस आ रहा है वो ये आ रहा है, और जो मेरे लायबिलिटीज का बैलेंस आ रहा है वो भी यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ पर जो होता है जनरली जो ये बैलेंस शीट होती है, सिर्फ दो बीच के क्वार्टर के बीच में मेरे को जो वो 2 ईयर्स होते हैं उसके बीच में मेरे को कंपैरिजन देना होता है, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है मैं क्वार्टर दे रहा हूँ क्या दे रहा हूँ, मेरे को जो रेलेवेंस है वो मेरा है एज ऑन डेट का। तो मेरे को क्वार्टरली ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सीधा सा रीजन यही है क्योंकि मेरे को यहाँ पे देना होता है नेट टू नेट। तो नेट टू नेट कंपैरिजन के लिए, मेरे 31st ईयर मार्च के कंपैरिजन के लिए आप खुद सोचो, आपके लिए जो कंपेरेबल होगा डाटा वो सिर्फ यही वाला होगा, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे को क्या देना होता है, इसलिए मेरे को जो कंपेरेबल डाटा देना होता है वो मेरे को 31 मार्च 2020 का देना होता है, कोई क्वार्टर वाटर वाला नहीं देना होता। तो आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि किस तरीके से असेट्स लायबिलिटीज किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट बनती है, कैसे आपको देखना है, वो सारी चीजें आप आई होप आपको इसके अंदर समझ में आई होंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट समझने के बाद उसके बाद बारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। देखो यार, अब हमने ये जान लिया कि मेरा पूरे साल में क्या खर्चा हुआ, क्या इनकम हुई, ये डिटेल जान ली मैंने, मेरा क्या बैलेंस खड़ा हुआ था उसके बारे में डिटेल जान लिया मैंने। अब जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है कि मेरा कितना कैश का फ्लो हुआ, इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं मान लो मैं इनकम अच्छी कमा रहा हूं, मैं मेरा प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन मेरा कैश फ्लो नेगेटिव जा रहा है, तो मेरे बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं खतरा है वो। तो मुझे उसका रीजन जानना चाहिए और कैश फ्लो का अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि मेरा अगर मेरा कैश फ्लो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके मेरे जो चीजें हैं, जो मेरे इनकम एक्सपेंसेस हैं, उसका बेनिफिट मेरे कैश फ्लो में जब दिखेगा, तब मेरे पास जब ये दिखेगा मेरे पास इनफ्लो ज्यादा आ रहा है आउटफ्लो से, तभी मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है वो। तो आप देखेंगे कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होती है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, ऑपरेटिव एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग यानी कि आपके जो डे टू डे के जो बिजनेसेस हो रहे हैं उसके बारे में जो डिटेल्स आती है वो आती है ऑपरेटिव एक्टिविटीज के अंदर। जो आपकी इन्वेस्टिंग, आपने कोई फर्दर इन्वेस्टिंग करी, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में करी, कोई आपने सब्सिडरी नहीं परचेज करी, आपके पास कोई डिविडेंड आया सब्सिडरीज से, ठीक है, आपके पास कोई म्यूचुअल फंड से प्रोसीड्स आई, परचेज करे आपने म्यूचुअल फंड, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आप देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि जहां से आप पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका बोरिंग की प्रोसीड्स आ गई, व्हीकल लोन आपने जो लिया दिया वो डिटेल आ गई आपकी, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की जो प्रोसीड्स आई थी वो यहाँ पे डिटेल आ गई जो ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट जो पे करा वो डिटेल आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से ये बनके यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो तीनों को टोटल करेंगे, तो तीनों का टोटल करके आप देखेंगे ये मेरा बैलेंस आ गया जो कि नेगेटिव है 135.89। लास्ट ईयर का आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 5899.92 आ रहा था, जो हमने बैलेंस शीट में भी डिस्कस करा था। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वो बन जाएगा मेरा यहाँ पर। तो आप देखिए सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैंने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया। अब इसके अंदर मैंने जो भी मेरे आइटम थे ऐसे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं थे उसको मैंने एड बैक कर दिया या लेस बैक कर दिया। आप देखिए यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन हो गया, गेन हो गया, एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इंटरेस्ट इनकम हो गई, जो मान लीजिए जो मेरी रिसेबल नहीं है, या इंटरेस्ट इनकम जैसे ये मेरी है, ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो मेरे को यहाँ से हटानी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर ये ऑलरेडी अदर इनकम के अंदर आ रही होगी, मुझे ये सारी चीज हटानी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम लीज प्रॉपर्टी हटानी पड़ेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा रिलेटेड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो मेरे को यहाँ से हटा के मेरे को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स हटाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा प्रोविजन है तो ये मेरा रिलेटेड टू
अगर मेरा रिसीव नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट मेरे को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सारी चीजें देखिए, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ये मेरा बैड डेट कभी भी मेरा जो होता है ये मेरा कभी भी रियलाइजेबल नहीं होता रिटर्न ऑफ, मतलब ये मेरा जो होता है वो सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है नेट नोट करने के बाद आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लास्ट टाइम पॉजिटिव था, इस साल नेगेटिव है। तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज है, मतलब आप देखिए कैश फ्लो नेगेटिव में जा रहा है, वो भी मेरा ऑपरेशन का, है ना। ऑपरेशन का फ्लो मेरा नेगेटिव में जा रहा है। उसका जो मेजर जो रीजन जो मेरे को नजर आ रहा है वो यही है क्योंकि मैंने इस बार सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो एफडी डिपॉजिट है वो बहुत ज्यादा दे रखा है मैंने अपने स्टॉक एक्सचेंज को। उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट है, जो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो अमाउंट है वो काफी नेगेटिव चला गया। तो बट ये पॉजिटिव एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है इसको पॉजिटिव में लाना चाहिए, क्योंकि मेरा आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में तो मेरे को प्रॉफिट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को नेगेटिव शो कर रहा है। तो मेरे को एज सुन एज पॉसिबल मेरे को ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को अगर मैं जब तक पॉजिटिव नहीं लेकर आऊंगा तब तक ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, मतलब ये मेरे को बड़े ही नेगेटिव दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 29 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो यूज होता है ईपीएस निकालने के लिए, वो मेरा आ रहा है इतना। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो मेरा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो दैट अगर जितनी जल्दी पॉजिटिव होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है और उसकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। उसके बाद जो मैंने इन्वेस्ट करा फर्दर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। जो भी मैंने पैसा कहीं से भी उठाया, चाहे वो लायबिलिटीज या मतलब जो भी मैंने जो पैसा उठाया, जो भी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, जो मैंने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए उठाया पैसा, वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे ट्रेड पेबल मेरा डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसा होता है, ट्रेड पेबल होता है, तो वो मेरा यहाँ पर नहीं आएगा, वो मेरा यहाँ पर आएगा, ऊपर ऑपरेशन वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका ये तीनों ऐड करके ये मेरा अमाउंट आ गया, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बन गया। उसके बाद कुछ कहानियां लिखी आई, उसके बाद जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हमने ऊपर स्टैंडअलोन की डिस्कस करी, उसी तरीके से कंसोलिडेटेड भी होती है मेरी, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड यहाँ पर आ गई मेरी, बैलेंस शीट आ गई कंसोलिडेटेड यहाँ पर मेरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गई मेरी कंसोलिडेटेड यहाँ पर। उसके बाद मेरे सेगमेंट रिजल्ट्स आ गए। सेगमेंट रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे सेगमेंट रेवेन्यू है, चाहे वो ब्रोकिंग का हो गया, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हो गया, हेल्थ एंड अलाइड फिटनेस एक्टिविटीज का हो गया, अनएलोकेटेड मतलब जो एलोकेट नहीं हो सकते, तो इन बिजनेसेस को मैंने बाइफरकेट करा। फर्दर बाइफरकेट करके मैंने इनका रेवेन्यू निकाला, इनका प्रॉफिट निकाला, इनके असेट्स निकाले कितने हैं इन बिजनेसेस के अलग अलग, लायबिलिटीज निकाली सेगमेंट वाइज, कितना कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट्स के अंदर निकाल दी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि क्या बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का टारगेट करना है तो सेगमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं, उसके असेट्स देख सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट को देख के आप अपना एनालाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर जो भी सेगमेंट्स है, तो इसलिए सेगमेंट रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। उसके बाद मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मेरा ऑडिट रिपोर्ट। जैसे आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट है जिन्होंने ऑडिट करा हुआ है इनका, तो जो ऑडिटर होंगे इनके जैसे एसआर बाटली बॉय एंड कंपनी, तो ये क्या है, ईवाई का एक पार्ट है। ईवाई इज अ बिग फोर फर्म एंड वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड फर्म इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इनके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप इनको मतलब आप रिलाई कर सकते हैं, जो भी मेरे ईवाई के जो रिजल्ट्स हैं, ईवाई ने अगर साइन करे हुए हैं उस फाइनेंशियल के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला कि बिग फोर फर्म है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वी हैव ऑडिटेड द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंडअलोन फाइनेंशियल ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड फॉर द क्वार्टर अटैच हियर विद बीइंग, इस तरीके से लिख के, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस द स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड in accordance with the requirement of the listing regulation in this regard and give a true and fair view in conformity with the applicable accounting standards and other accounting principles generally accepted in India of the net profit and other comprehensive income and other financial information of the company for the quarter ended 31st March 2021 and for the year ended 31st March 2021। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बेसिकली इन्होंने ओपिनियन दिया है अपना कि जो भी ऊपर फिगर्स आ रही है इनके हिसाब से बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए ऑडिटर की रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, देखना कि इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए ऊपर दिखा रखा है कुछ और चीज, प्रॉफिट दिखा रखा है 100 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं, इस तरीके से प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था 20 करोड़ का, ठीक है, 80 करोड़ तो इन्फ्लेट करा हुआ है। तो ऑडिटर रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। मैंने ऊपर के रिजल्ट देख लिया लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट नहीं देखी, ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है वो सारी चीजें नहीं देखी, तो वो चीज भी बेकार। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन करी सारी चीजें जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर होती है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे देखने हैं, कहां पर होते हैं अवेलेबल, और किस तरीके से क्या क्या चीजें देखनी होती है। 4 तरीके होती है मेजरली, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सेगमेंट्स। उसके बाद एक ऑडिटर रिपोर्ट भी होती है जो उसके सपोर्टिव में होती है,
जिसके अंदर ओपिनियन होता है। जैसे मैंने बताया, ऑडिटर रिपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ नेगेटिव कमेंट है तो उसको हमने इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है ऑडिटर पर्सपेक्टिव से, कि ऑडिटर ने ऐसा तो कुछ नहीं है कि नेगेटिव इंपैक्ट कुछ दिया हुआ है अपने ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि फर्दर आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी चीजें एनालाइज करेंगे। जैसे इन्वेस्टर के प्रेजेंटेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रेशियोज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बाकी की जो चीजें होती हैं, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, सेबी को किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है चीजों के बारे में, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कशन करेंगे आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर। तो थैंक यू सो मच।